एक गांव की मस्जिद में मौलाना साहब नमाजी पढ़ाते थे और वहां के बच्चों को कुरान और कायदा भी पढ़ाते थे। बस मौलाना साहब के पास यही काम था, नमाज पढ़ाने का और बच्चों को पढ़ाने का। इसके अलावा जो खाली वक्त होता था, उस खाली वक्त को गुजारने के लिए या तो किसी के पास इधर उधर बैठ जाया करते थे या फिर अपनी छत पर बैठकर किताबें पढ़ना शुरू कर दिया करते थे। एक दिन पढ़ते पढ़ते पड़ोस की महिला उनसे बातचीत करने लगती है और बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसा शुरू होता है कि वो महिला अपने घर की हर एक बातें मौलाना साहब से शेयर करना शुरू कर देती है। कब उनके अंदर दोस्ती हो जाती है और कब उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है, और यही मोहब्बत कहीं ना कहीं दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन को और मजबूत कर देती है। ये बात उस महिला के घर के अलावा बाकी सबको पता था। जब ये बात धीरे धीरे करके पूरे गांव में फैल जाती है, गांव के लोगों को गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मौलाना साहब आपको यहां से जाना होगा, और मौलाना साहब को उस गांव से बाहर कर दिया जाता है और एक नए मौलाना की एंट्री होती है। नए मौलाना आते हैं और वो भी कुछ ऐसे ही कर रहे थे। पांचों वक्त की नमाज पढ़ाने के अलावा कुछ बच्चों को ट्यूशन दिया करते थे, उन्हें कुरान और कायदा पढ़ाया करते थे। अब खाली वक्त जो बचा है वो अपनी किताबों में या फिर अपने कामों में लगा लिया करते थे और खाली वक्त गुजारने के लिए छत पर आकर बैठ जाया करते थे। लेकिन इस बार मौलाना साहब की जो दोस्ती होती है दूसरे वालों की, उस महिला से नहीं बल्कि पड़ोस की ही एक बेटी से हो जाती है। उस बेटी की उम्र ज्यादा नहीं थी, 14 या 15 साल के आसपास होती है, और मौलाना साहब पहले दोस्ती, फिर प्यार, फिर उसके साथ फिजिकल रिलेशन। ये बात भी पूरे गांव को पता चल जाती है, और जब गांव को पता चलती है तो लोग थोड़ा नाराज थे। मौलाना साहब से ज्यादा कुछ कहते नहीं है क्योंकि बदनामी का मामला ज्यादा था, इसलिए मौलाना साहब का पत्ता साफ कर देते हैं और उसके बाद एक बुजुर्ग मौलाना की एंट्री की जाती है। अब ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन ऐसी कोई नई खबर नहीं मिली है कि उस बुजुर्ग मौलाना का किसी से अफेयर है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। अपने दुख, अपने परेशानियां बस थोड़ी सी जाहिर की थी, यहीं से दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती के बाद जब कत्ल होता है तो वो बहुत भयानक होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला बलरामपुर से। दरअसल बलरामपुर के पास एक सरयू नहर है, वहां का एक गांव है सोनपुर दुधकैवा। उस सोनपुर दुधकैवा में एक लाश थी जो सरयू नहर में बहती हुई जा रही थी। आसपास के गांव के लोगों को थोड़ी पता चलता है, थोड़ा अंदाजा लगाते हैं, उस लाश के पास पहुंचते हैं और देखते हैं तो वो सचमुच एक इंसान की, मानव की लाश होती है। उस लाश को देखने के बाद आसपास के लोग शोर मचाते हैं। शोर मचाने के बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और उस लाश को कब्जे में लेकर अब उसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। उसके शरीर का एक एक हिस्से को, उसके शरीर पे मौजूद कपड़ों को काफी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन ये पता ही नहीं चल पाया कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है। उसकी जेब में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रखा था और उस कागज के टुकड़े पर कुछ नंबर लिखे हुए थे, और उन नंबरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था जैसे कि ये नंबर किसी आधार कार्ड पर नंबर जो लिखे होते हैं उसके हैं। अब उस आधार कार्ड के नंबरों की जब जांच पड़ताल की गई तो एक नाम खुलकर सामने आता है, और वो नाम होता है जाफर अली। जाफर अली जो कि सिद्धार्थनगर जिले का एक थाना है डेबरुआ, और उसी का एक इलाका है बढ़नी बाजार, ये यहाँ का रहने वाला था। अब घर में पुलिस वालों को जब इतनी जानकारी मिलती है तो इस जाफर अली के घर पहुंचते हैं। वहां घर जाने के बाद देखते हैं तो उसकी पत्नी और 3 बच्चे वहां पर मौजूद थे। पत्नी से पूछते हैं कि तुम्हारा पति कहाँ है, क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है? तब वो महिला कह देती है कि मेरे जो पति हैं वो मुंबई में रहते हैं, वहीं कारोबार करते हैं और वहीं से कुछ पैसे भेजते हैं और उन पैसों से हमारे घर का खर्च चलता है। जब महिला से और कुछ बातचीत करने की कोशिश की, उनका नंबर निकलवाया। जो महिला का नंबर होता है उसकी पत्नी नजमा खातून और उसके पति यानी कि जाफर अली। उसके पास शरीर पर कपड़े जरूर थे लेकिन कोई पहचान की चीजें नहीं थी, मोबाइल नहीं था, सामान नहीं था। वो मुंबई में बता रही थी, ये आया कैसे, इसकी जांच पड़ताल क्या विषय था। पत्नी का और उस जाफर अली का जो नंबर था, मोबाइल नंबर, उसके मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई जाती है। और जब सीडीआर निकलवाई जाती है तो उससे एक बात सामने आती है कि 24 तारीख यानी कि 24 जनवरी 2023 को मियाँ और बीबी की आपस में बातचीत हुई थी। पुलिस वालों ने जब ये बात जानने की इस महिला से कोशिश की कि तुम्हारे दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई थी, तो उस महिला ने झूठ बोलने की कोशिश की। हालांकि उस दिन वो मुंबई में था और उसके बाद फिर बातचीत और भी होती है, लेकिन बातचीत जब शुरू हुई थी बाद में, तब वो उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर चुका था। मियाँ बीबी की बातें भी हो रही थी लेकिन पत्नी कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब पुलिस ने अपने तरीके से जो उससे पूछताछ करने की कोशिश की है तो वो बाकी अपना आप में चौंकाने वाला था। दरअसल ये महिला बताती है कि उसका पति मुंबई में रहकर मेहनत मजदूरी करता था
और वहां मेहनत मजदूरी करने के साथ साथ कुछ पैसे भेज दिया करता था। सब कुछ इसकी जिंदगी में सामान्य चल रहा है। पति जो कमाता था वो घर पे आते थे। सास इसकी मर चुकी थी, ससुर जिंदा थे, लेकिन ससुर भी इधर उधर जाकर मेहनत मजदूरी किया करते थे और वो 3 बच्चों का भरण पोषण कर रही थी। जितने पैसे की घर में जरूरत होती थी उतने पैसे घर में मिलते नहीं थे, इसलिए वो महिला थोड़ी सी परेशान रहने लगी। और उसके ठीक घर के बगल में एक और घर होता है नूर मोहम्मद का, और नूर मोहम्मद के घर में एक व्यक्ति का आना जाना जब लगा रहा तो इस नजमा खातून ने उसको तरफ देखा, उससे बातचीत करने की कोशिश की तो पता चलता है कि वो मौलाना साहब है। अब मौलाना साहब को देखा, दुआ सलाम होती है। मौलाना साहब के पास और भी लोग आते थे, कोई दम कराने के लिए आता था, कोई दुआ की अपील करने के लिए आता था, तो कोई ताबीज करवाने के लिए आया करता था। एक दिन इस नजमा खातून के मन में भी कुछ सवाल आया कि क्यों ना इनसे बातचीत की जाए और बातचीत करने के बाद ये बताया जाए कि हमारे घर में कुछ पैसों की दिक्कतें हैं, मियाँ का काम नहीं चल रहा है, इसलिए कुछ मदद कर दी जाए। तभी उसने कुछ ऐसी मदद करने के बहाने उसको ताबीज भी दिए, दुआएं भी की। बहुत सारे काम करते करते कुछ इनकी नजदीकियां, इनकी दोस्ती कुछ गहरी होती चली जाती है और वो दोनों की छतें आपस में मिली हुई थी। मौलाना साहब का जब मन करता था तब दीवार कूद के उनके पास आ जाया करते थे। अब नजमा खातून और अशफाक जो मौलाना साहब हैं उनकी बहुत अच्छी दोस्ती और एक दूसरे के साथ ही संबंध बनाने लग जाते हैं। उधर मियाँ बीबी की फोन पर लगातार बातचीत होती रहती थी। मियाँ अपनी परेशानी, अपना सुख, अपना दुख सब कुछ शेयर करता था। 24 जनवरी 2023 को उसने कहा कि अब मेरा यहाँ से मन पूरी तरह से ऊब चुका है, अब मैं मुंबई को छोड़ना चाहता हूँ और यहीं अपने सिद्धार्थ नगर के जो ये बढ़नी बाजार है यहीं छोटा मोटा कोई काम कर लूंगा, जो पैसे बचेंगे कम से कम अपने बच्चों के साथ रह के अच्छा वक्त तो गुजर ही जाएगा। कुछ ऐसी ही बात कर रहा था। बीबी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यहाँ आके क्या करोगे, वहीं मुंबई में सब काम तुम्हारा ठीक चल रहा है और इसे और भी अच्छा करने की कोशिश करो। लेकिन मियाँ जाफर अली ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे आना है। उसने ट्रेन की टिकट लेता है, अपना सामान बांधता है और सीधा अपने गांव, अपने घर की तरफ रुख कर देता है। लेकिन जब रास्ते में ये आ रहा है तो मियाँ और बीबी की दोनों की बातचीत चल रही थी और इसी बीच में इसने मौलाना साहब को पूरी बात बताई कि जिस तरह से हम मिलते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से खुश रहते हैं, अब वो दिन दूर नहीं जब मेरा पति यहाँ आ जाएगा और हम दोनों की बातचीत पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। इसलिए कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे क्या पति बिल्कुल रास्ते से बिल्कुल हट जाए। तब मौलाना साहब ने कहा कि ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा शोहर मुंबई से चले तो उसे बता देना कि ये रास्ते में एक स्टेशन पड़ेगा तुलसीपुर, उस स्टेशन पर आकर रुक जाए, वहां से कुछ दवाइयां ले ले, वहां से कुछ ताबीज मिलेंगे और उससे ये भरोसा दिलाने की कोशिश करना कि ये ताबीज और जो दवाइयां मिलेंगी उसको लेने से तुम्हारा काम जब यहाँ शुरू करोगे तो काम अच्छा चल पड़ेगा। यही बातें चल रही थी। उसने अपने मियाँ से, जाफर अली से कहा कि जब ये तुलसीपुर रेलवे स्टेशन आएगा वहां उतर जाना, उतरने के बाद आपको एक मौलाना साहब फला जगह खड़े मिलेंगे, वहां जाकर उनसे कुछ ताबीज ले लेना, उनसे कुछ दवाइयां ले लेना और जब अपना काम शुरू करोगे तो तुम्हारा काम बहुत अच्छा चल निकलेगा। वो पहले से ही मानसिक रूप से टूटा हुआ था, उसको एक सहारे की जरूरत थी और सहारा मिला था मौलाना के रूप में, उसके ताबीज के रूप में। बात 25-26 जनवरी की रात की बात है। वो जब उसके रेलवे स्टेशन पर उतरता है, मौलाना साहब से मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद वो सीधा सरयू नहर के पास लेके जाते हैं, उसे कुछ दवाइयां देते हैं और दवाई देने के बहाने ही उसे कहते हैं कि पहले ही दवाई खा लो, सब ठीक हो जाएगा। वो दवाई जैसी खाता है कुछ नशा होता है। लेकिन इसी बीच में मौलाना साहब ने अपना एक दोस्त होता है काले उर्फ सलीम, जो कि महमूद नगर एक थाना लगता है हरिया, बलरामपुर का रहने वाला था, उसको साथ ले लेते हैं और साथ लेने के बाद वह मौके पर पहुंच जाते हैं और इस जाफर अली का मौलाना और उसका दोस्त मिलकर काले गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसके शरीर से एक एक चीज को तलाश करने की कोशिश की जा रही थी ताकि जो उसकी पहचान है पूरी तरह से मिट सके। उसके आधार कार्ड से लेके हर एक पर्स वर्स जो पैसे वैसे थे सब कुछ ले लिए जाते हैं और लेने के बाद उसके सामान को अपने साथ लेके चले जाते हैं और लाश को उस सरयू नहर में फेंक देते हैं। और लाश लगभग 3-4 दिन के बाद यानी कि 29 जनवरी 2023 को वो उस नहर में तैरती हुई मिलती है। एक गाँव लगता है सोनपुर धुत कहवा के पास। लाश को कब्जे में लिया जाता है। 2-4 नंबर जो बचे हुए थे आधार कार्ड के, जो एक डिजिट होती है, उसी के आधार पर उसका नाम पता चलता है और उसी के आधार पर पता चलता है कि उसी की पत्नी ने एक मौलाना साहब के साथ मिलकर और मौलाना ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उस व्यक्ति का, जिसका कोई कसूर नहीं था, उसकी हत्या कर दी। 31 जनवरी 2023 को उस महिला यानी कि नजमा खातून को अपने पति की हत्या कराने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब उससे ही पता चलता है कि इस घटनाक्रम को अंजाम दिलाने में मौलाना अशफाक पुत्र निजामुद्दीन और उनके दोस्त जो होते हैं काले उर्फ सलीम, इनकी भी भूमिका रही थी। इन दोनों को 2-3 दिन के बाद गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। पुलिस की कोशिश है कि इन्हें कम से कम समय में सख्त से सख्त सजा मिल सके। साथ ही पुलिस को ये भी अफसोस, ये भी दुख है कि उस महिला के 3 बच्चे होते हैं। माँ जेल में रहेगी, पिता मर चुका है और दादी पहले ही मर चुकी थी। अब दादा के भरोसे इन 3 बच्चों की जिंदगी है।
वो कैसे उसकी परवरिश करेगा, ये तो एक सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन महिला ने जिस तरह का कृत्य किया है और मौलाना ने जिस तरह का कृत्य किया है, वो शहर के लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था यदि उन्हें दोनों को आपस में एक दूसरे से खुश थे तो उस पति को मारने की जरूरत नहीं थी, उसे तलाक लेके वो अलग भी रह सकती थी। लेकिन जिस तरह से उसने कारनामा किया है वो वाकई अपने आप में भयानक है, अपने आप में शर्मनाक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मामलों में मौलानाओं की जो साइकोलॉजी होती है या जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं, उनकी साइकोलॉजी बड़ी स्ट्रांग होती है। वो सामने वाले से 2-4 बातें करके ही उसे पहचान लेते हैं कि सामने वाला कितनी परेशानी में है, और उसी की परेशानी का फायदा उठाकर उसका शारीरिक शोषण करना शुरू कर देते हैं। कभी आर्थिक शोषण शुरू होता है तो कभी मानसिक शोषण शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर शारीरिक शोषण हो रहा था और मौलाना चाहता था इस महिला से उसके लंबे समय तक ताल्लुकात बने रहें, इसीलिए उसने उसके पति को रास्ते से हटाने के लिए कत्ल कर दिया। न केवल उसने कत्ल कर दिया, एक आदमी की जिंदगी खराब कर दी, बल्कि 3 बच्चों की भविष्य भी खराब ही कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।